हाँ बेटा, today's topic is about the ESR. We have started the ESR spectroscopy, and today we will see some of the basics of the ESR. I have given already lecture 1. Now it is the lecture 2. Okay. The energy difference between, we have in the last lecture seen that the energy difference between two and this energy levels is equal to the delta E is equal to G beta H. We have calculated this from the ground state and the excited state. We have seen there are two energy levels and there is an electric field, and it will split into two. One is the ms is equal to minus half and another is ms is equal to plus half. The energy difference between them is equal to delta E is equal to h nu, and h nu is equal to G beta H. Okay, you can easily see here. Now if you see here the energy difference between these two, if say for example if the field strength, this energy in case of ESR, the electromagnetic wave is a microwaves, and in NMR radio waves are used. Why in case of this ESR highly energetic electromagnetic wave is used as compared to that of NMR? Why not radio wave? Because if you say for example, if we take the field strength, if we see the field strength of 10,000 Gauss, that means 1 Tesla. If you see this and you calculate the delta E calculate करना very easy होगा. You know the delta E is equal to G beta H for ESR having this field strength. You know the delta E can be calculated. Delta E is equal to h nu. We can calculate the frequency. If we calculate the frequency, then nu is equal to nu किसके बराबर होगा? delta E by h. तो delta E किसके बराबर है बेटा? delta B बराबर है G beta H, या म्यू बी भी इसको आप बोलते हो, म्यू बी, क्योंकि हमने आगे जो पढ़ा था वो लिखा था हमने वहां पे जाके. एक्चुअली जो हमने एज पर बुक किया था वो हमने लिखा था इसे GE म्यू बी और यहाँ पे लिखा था BZ. तो टेंशन मत लीजिएगा, ये वही है. ठीक है, तो यहाँ पे जाके हम क्या लिख रहे हैं, ध्यान दीजिएगा. G beta H जो है इसको डिवाइड बाय H करेंगे. ठीक है, प्लैंक्स कांस्टेंट. तो आप G का वैल्यू कितना होता है? म्यू किसके बराबर आएगा? 2.0023 इंटू 9.27, परसों बताया आपको, इंटू 10⁻⁻24 टेस्ला इंटू 10,000 गास की जगह हम इसको कन्वर्ट करेंगे टेस्ला में, क्योंकि यहाँ पे जाके इसको आपको टेस्ला पर सेकंड है, तो इसलिए जाके इसको यहाँ पे आपको कन्वर्ट करना होगा गास को टेस्ला में, तो 1 टेस्ला. जब आप इसको कैलकुलेट करेंगे डिवाइड बाय एच का तो पता है आपको 3.4 इंटू 10⁻34. जब आप इसको कैलकुलेट करेंगे, कैलकुलेट इट, ठीक है, जरूर कीजिएगा ये कैलकुलेट. व्हेन यू कैलकुलेट दिस यू विल गेट द म्यू बराबर जो आएगा वो आएगा बराबर को 28026 मेगाहर्ट्ज. 2028 मेगाहर्ट्ज, ये याद रखिएगा. ठीक है, मेगाहर्ट्ज में आया 2826 मेगाहर्ट्ज. ठीक है. नाउ अगर हम जाके सेम जो यहाँ पे जाके इसके केस में करेंगे, यहाँ पे जाके एनएमआर के केस में कैलकुलेट करेंगे, दैट अकर्स ओनली, जब हम एनएमआर के लिए कैलकुलेट करते हैं दैट अकर सेम फील्ड पे, तो जो यहाँ पे फ्रीक्वेंसी है दैट अकर्स 42.58 मेगाहर्ट्ज. सी द डिफरेंस, हाउ मच देयर इज अ लॉट ऑफ डिफरेंस इज देयर. ठीक है, तो क्योंकि जब हम कैलकुलेट करते हैं वहां पे भी फार्मूला है, आपने ये पढ़ा होगा, डेल्टा E इज इक्वल टू GN बीटा N H नॉट. ठीक है, इससे जब कैलकुलेट करते हैं तो यू विल गेट दिस. तो देयर इज अ लॉट ऑफ डिफरेंस बिटवीन दीज टू. अब ये रीजन क्यों है कि मतलब यहाँ पे जाके जो इसका ESR जो है वो माइक्रोवेव में फॉल कर रहा है और जाके एनएमआर जो है वो किस में फॉल कर रहा है, इनके दिस रेडियो वेव में. तो रीजन बिहाइंड इज दिस बिकॉज द मैग्नेटिक मूवमेंट for the electron is very high compared to that of magnetic movement of the nucleus. ठीक है, तो इसलिए जाके जो यहाँ पे जाके जो मैग्नेटिक मूवमेंट जो होता है, किसका मैग्नेटिक मूवमेंट ऑफ इज अबाउट 2000 टाइम्स
greater than that of magnetic moment of this nucleus. तो मैग्नेटिक मोमेंट बहुत ज्यादा है इसलिए जाके इलेक्ट्रॉन का, इसलिए यहाँ पे जाके इसको जो फ्रीक्वेंसी है वो भी आपको यहाँ पे स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फ्रीक्वेंसी देनी पड़ती है, दैट इज फॉर इन द माइक्रोवेव रीजन। एक पॉइंट याद रखिएगा। दूसरी बात यहाँ पे जाके हम जो आज करने जा रहे हैं दैट इज द रिगार्डिंग द पॉपुलेशन एंड द सेंसिटिविटी, पॉपुलेशन एंड सेंसिटिविटी, पॉपुलेशन एंड सेंसिटिविटी। पॉपुलेशन सेंसिटिविटी की जब बात करेंगे तो यू नो द जितना ग्राउंड स्टेट में जाके यहाँ पे पॉपुलेशन होगा उतना ही जाके सेंसिटिव ज्यादा होगा। तो एक फार्मूला है जो हम इसको यहाँ पे लिख सकते हैं अकॉर्डिंग टू बोल्ट्जमैन डिस्ट्रीब्यूशन, जो हम लिखते हैं यहाँ पे जाके, तो यहाँ पे लिखेंगे n हाफ मतलब प्लस हाफ डिवाइड बाई n माइनस हाफ ग्राउंड स्टेट। माइनस हाफ यहाँ पे ग्राउंड स्टेट के लिए यूज किया जाता है, ये ग्राउंड स्टेट के लिए यूज किया जाता है, और जाके ये एक्साइटेड स्टेट के लिए यूज किया जाता है। ये बराबर होगा E माइनस डेल ई बाई के टी, ठीक है, ये आपको पता है, आप जानते होंगे। तो डेल्टा ई किसके बराबर रहता है बेटा? माइनस जी ई म्यू बी और यहाँ पे जाके बी नॉट या बी जेड, ठीक है, डिवाइड बाई के टी। ये जाके आपको ये रिलेशन आएगी, ठीक है। दिस डेल्टा ई इज इक्वल टू जी म्यू बी बाई बी नॉट बाई के टी। बी नॉट इज द अप्लाइड मैग्नेटिक फील्ड। अब देखिए, अगर आपको जाके इसको इंक्रीज करना है सेंसिटिविटी, टू इंक्रीज द सेंसिटिविटी, टू इंक्रीज sensitivity, to increase sensitivity, ground state population, ground state population, ground state population should be more. Ground state population should be more. So it can be increased by, it can be increased by कैसे? फर्स्ट हम क्या लिख सकते हैं इसमें जाके, कैसे इंक्रीज किया जा सकता है इसको? फर्स्ट हम सेंसिटिविटी ऑफ ESR इंक्रीज बाय, कैसे सेंसिटिविटी को इंक्रीज किया जाएगा? सेंसिटिविटी ऑफ ESR इंक्रीज्ड बाय कैसे? फर्स्ट अगर हम जाके ध्यान दीजिएगा, इफ वी इंक्रीज द बी नॉट अप्लाइड मैग्नेटिक फील्ड, ठीक है ना, अगर हम मैग्नेटिक फील्ड को इंक्रीज करेंगे, इफ वी इंक्रीज द मैग्नेटिक फील्ड, तो इससे क्या होगा? मैग्नेटिक फील्ड को इंक्रीज करने से, इस फार्मूला को देखो, जितना जाके बी नॉट बढ़ेगा, जितना बी नॉट बढ़ेगा उतना जाके इसका नेगेटिव वैल्यू आएगा, तो उतना यहाँ पे जाके क्या होगा? ये क्वांटिटी डिक्रीज होगी। जितना आप जाके इसको बढ़ाओगे तो यहाँ पे क्या होगा? सिंस ई माइनस जी ई बी नॉट म्यू बी जो है डिवाइड बाई के टी, जितना आप इसको इंक्रीज करेंगे तो उतना जाके कंटेन नेगेटिव वैल्यू, नेगेटिव साइन यहाँ पे रखता है। उस नेगेटिव साइन की वजह से क्या होगा? इस नेगेटिव साइन की वजह से क्या होगा? बाय इंक्रीजिंग बी नॉट, तो यहाँ पे जाके जो ये होल क्वांटिटी है, दिस होल क्वांटिटी विल डिक्रीज, तो ये जाके डिक्रीज हो जाएगा, ठीक है। दूसरी बात, अगर हम जाके यहाँ पे जाके दूसरी बात देखिए, अगर टेम्परेचर को यहाँ पे डिक्रीज करेंगे तो ये क्वांटिटी फिर से डिक्रीज होगी, तो यहाँ पे पॉपुलेशन किसकी बढ़ेगी? इसकी यहाँ पे जाके, तो डिक्रीजिंग द टेम्परेचर, अगर टेम्परेचर को डिक्रीज किया जाएगा तो ये बाय द वे यहाँ पे जाके कभी कभी पूछा जाता है, तो ये आपको पता होना चाहिए, ठीक है। अब सैंपल्स जो है, जो सैंपल्स APR के लिए यूज किए जाते हैं, वो जाके जनरली अगर आप देखेंगे जो सैंपल्स APR के लिए यूज किए जाते हैं, दैट आर एक्चुअली यूज्ड इन केस ऑफ दिस दैट शुड बी इन द फ्रोजन स्टेट। ज्यादातर जो यहाँ पे जाके कंसिडरेशन ली जाती है कि जब भी आप ESR करेंगे तो ESR के लिए आपको जब मेजरमेंट करेंगे तो यू यूज द लिक्विड नाइट्रोजन। लिक्विड नाइट्रोजन यूज किया जाता है सो दैट देयर शुड बी इन द क्रिस्टल फॉर्म और बेस्ट इन द फ्रोजन सॉल्यूशन, सो दैट देयर शुड गेट द बेस्ट रिजल्ट, ठीक है। तो और ग्लास में जाके यहाँ पे नहीं लिया जाता है सैंपल, ग्लास में कभी भी किया नहीं किया जाता है, बिकॉज सॉल्वेंट एब्जॉर्ब करता है, ग्लास एब्जॉर्ब करता है, इसलिए हमेशा कार्टेज सैंपल ट्यूब इज प्रेफर्ड because Pyrex absorbs more microwave and exhibit EPR signal। तो यहाँ पे जाके गिलास कोई कभी यूज नहीं किया जाता है, ठीक है। तो सैंपल कुछ भी हो सकता है, सैंपल जो है सैंपल्स फॉर EPR, सैंपल्स ऑफ EPR क्या मतलब? यहाँ पे जाके सॉलिड भी हो सकता है, ठीक है, सॉलिड स्टेट हो सकता है, लिक्विड स्टेट हो सकता है,
या गैसियस स्टेट होगा, ठीक है, गैसियस स्टेट। अब यहाँ पे जाके जो सैंपल मस्ट अवॉइड द ट्रेस इम्प्योरिटीज एज इट इज अ सेंसिटिव टेक्निक, याद रखिएगा। अगर आप लिखना चाहोगे तो आप लिख सकते हो, मैं यहाँ पे जाके आपको दिखाऊंगा, अगर आपको ये दिखाई देगा तो अच्छी बात है। तो यहाँ पे जाके बेटा देखिए, द सैंपल मस्ट अवॉइड ट्रेस इम्प्योरिटीज as it is a sensitive technique. For this purpose, we use silica-based samples. Tubes, not glass, as it contains some metallic ions which can interact with the EPR spectrum. तो इसलिए जाके जो भी सैंपल है इसमें जाके इम्प्योरिटीज को जाके रिमूव करना है, क्योंकि ये सेंसिटिव टेक्निक है, तो उसकी वजह से यहाँ पे आपको एक्चुअल स्पेक्ट्रम नहीं आएगा। We should also degas the sample during the experiment to avoid or remove the unwanted gases from the sample. तो यहाँ पे अच्छी तरीके से इसको डिगस किया जाता है, मतलब मिलाया जाता है, ताकि जाके यहाँ पे कोई भी गैसेस अंदर अनवांटेड नहीं रहना चाहिए सैंपल में, ठीक है। तो लास्ट समटाइम्स वी नीड लो टेम्परेचर, तो ज्यादातर हमें लो टेम्परेचर ही यूज होता है। मुझे पता है अगर आपको दिखाई नहीं देगा अच्छे से, मैं पढ़ भी रहा हूँ। समटाइम्स वी नीड लो टेम्परेचर and for this purpose we cool the atmosphere by using liquid nitrogen. We use the liquid nitrogen or helium, but we should decrease the temperature abruptly so that the same crystalline phase will be there which we want to analyze. हमें जब भी डिक्रीज करना होगा हम जाके abruptly करते हैं, अदरवाइज अगर धीरे धीरे करेंगे तो देयर शुड बी सम फेज चेंज, तो उस वजह से जब कूलिंग करते हैं तो फेज ट्रांजिशन होता है। इसलिए टू अवॉइड द फेज ट्रांजिशन we have to cool the sample very abruptly. तो उसके लिए हम यूज करते हैं लिक्विड नाइट्रोजन। रिमेंबर दिस, क्या करते हैं यूज? लिक्विड नाइट्रोजन। इसी तरीके से यहाँ पे जाके रिक्वायरमेंट फॉर ईपीआर, दो चीजें यूज होती हैं। एक तो होगा कि सैंपल के लिए आप याद रखेंगे कि जनरली हम फ्रोजन स्टेट को जाके प्रेफर करते हैं, लो टेम्परेचर को, और इम्प्योरिटी इसमें नहीं होनी चाहिए, ये याद रखिएगा आप इसमें से। और गिलास में यहाँ पे नहीं करते क्योंकि गिलास एब्जॉर्ब करता है माइक्रोवेव, और जाके आपको ईपीआर अच्छा एक्सपेरिमेंट, ईपीआर आपको जो स्पेक्ट्रा होगा वो अच्छे से नहीं आएगा। तीसरी बात, दो चीजें आपकी रिक्वायरमेंट होती है ईपीआर की, ठीक है। दो तरीके के ईपीआर हो सकते हैं इंस्ट्रूमेंट्स, ईपीआर इंस्ट्रूमेंट्स, ठीक है। जो ईपीआर इंस्ट्रूमेंट्स होंगे तो वो जाके आपको दो तरीके के होंगे। या तो आप जाके जनरली क्या करते हो, या तो एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड, दो चीजें वेरी होती है यहाँ पे थे। एक जो होता है यहाँ पे जाके एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड, ठीक है, एक्सटर्नल मैग्नेटिक। और दूसरा यहाँ पे जाके बेटा होता है फ्रीक्वेंसी ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन। दो चीजें जब हम चेंज करेंगे तो इसकी वजह से यहाँ पे जो रेजोनेंस होगा, जो लार्मर फ्रीक्वेंसी होगा, जो यहाँ पे रेजोनेंस होगा, जो आपने पढ़ा भी होगा एनएमआर में, तो यहाँ पे क्या होगा, अगर देखिए बेटा ध्यान से देखिएगा, जब हम यहाँ पे जाके फील्ड को इंक्रीज कर रहे हैं, बी नॉट को इंक्रीज कर रहे हैं, तो जितना जितना हम बी नॉट को इंक्रीज करेंगे उतना उतना यहाँ पे जाके क्या बढ़ेगा, उतना उतना यहाँ पे एनर्जी गैप बढ़ेगी। तो यहाँ अगर आपने फ्रीक्वेंसी जाके क्या रखी, फ्रीक्वेंसी को यहाँ पे आपने रखा है कांस्टेंट। जब हमने फ्रीक्वेंसी कोई फ्रीक्वेंसी यहाँ पे लगाई, अब ये फ्रीक्वेंसी इस एनर्जी गैप में जब मैच होगा तभी जाके यहाँ पे रेजोनेंस होगी, तभी यहाँ पे जाके रेजोनेंस होगी। अब कब रेजोनेंस होगी, जब ये वाली फ्रीक्वेंसी हमने फिक्स रखा, इसको हमने फिक्स रखा, सिर्फ बी को चेंज कर रहे हैं, तो बी को जब चेंज करेंगे तो एक बी ऐसा आएगा जहां पे जाके इस फ्रीक्वेंसी वो मैच करेगा, तो यहाँ पे जाके इस तरीके से यहाँ पे रेजोनेंस आपको देखने को मिलेगा। या उल्टा कर सकते हैं कि आपने मैग्नेटिक फील्ड को फिक्स रखा, then you change the frequency, but that is difficult. That is why most of the instruments are of this type, in which we have to use the magnetic field, we have to change the magnetic field and fix the microwave frequencies, ठीक है बेटा। एक चीज को फिक्स रखना है, दूसरे को चेंज करना है। तो यहाँ अदरवाइज अगर हम दोनों चीजों को चेंज करेंगे तो यू कैन नॉट ट्यून द फ्रीक्वेंसी एंड द मैग्नेटिक फील्ड। तो इसलिए जाके बेटर क्या होता है कि हम फ्रीक्वेंसी को जाके यहाँ पे कांस्टेंट रखते हैं, तो मैग्नेटिक फील्ड को चेंज करते हैं। तो विद टेम्परेचर, क्योंकि टेम्परेचर की वजह से यहाँ पे फ्लक्चुएट होता है एक्सपेरिमेंट में, ठीक है। तो इसलिए जाके मैग्नेटिक फील्ड को जब हम फिक्स करते हैं तो दो तरीके के यहाँ पे जाके ईपीआर इंस्ट्रूमेंट्स ऑपरेट होते हैं। दो तीन तरीके के होते हैं। एक तो होता है यहाँ पे जाके जिसको बोलते हैं एक्स बैंड, ध्यान दीजिएगा, ये कभी क्वेश्चन भी आता है तो ये आपको पता होना चाहिए। एक्स बैंड, एक्स बैंड का मतलब क्या होता है? एक्स बैंड का ये मतलब होता है कि ये वो इंस्ट्रूमेंट है
जिसमें जाके ये वो इंस्ट्रूमेंट है जो ऑपरेट होता है 9, कुछ लिखते हैं 9.5, कुछ लिखते हैं 9 गीगाहर्ट्ज। कितना होता है? 9 गीगाहर्ट्ज जो होता है, ये 9 गीगाहर्ट्ज फ्रीक्वेंसी पे यहाँ पे काम करता है। और इसमें जाके जो मैग्नेटिक फील्ड होता है वो होता है 0.33 टेस्ला, 0.33 टेस्ला, याद रखिएगा बेटा। तो ये एक्सबैंड के लिए आपको यूज करना है। अगर कहीं पे जाके आपको एग्जाम में जाके आपको कोई न्यूमेरिकल आएगा, देन यू हैव टू यूज दिस। अगर वहां पे एक्सबैंड लिखा है, एक्सबैंड इंस्ट्रूमेंट इज दैट इंस्ट्रूमेंट विच ऑपरेट्स एट 9 गीगाहर्ट्ज एंड the magnetic field used in this case is the 0.33 टेस्ला, that is the magnetic field Strödinger। ठीक है। इसी तरीके से बेटा यहाँ पे जाके दूसरा होता है जिसको बोलते हैं क्यू बैंड। ठीक है, क्यू बैंड इज द अनदर बैंड। क्यू बैंड, क्यू बैंड कहाँ पे जाके यहाँ पे क्यू बैंड का जो 35 गीगाहर्ट्ज को यूज होता है, फ्रीक्वेंसी इज 35 गीगाहर्ट्ज। एंड जो यहाँ पे जाके मैग्नेटिक फील्ड यूज किया जाता है, मैग्नेटिक फील्ड जो यूज किया जाता है दैट इज 14 टेस्ला, दैट इज 14 टेस्ला, याद रखिएगा 14 टेस्ला, 14 टेस्ला यूज किया जाता है। और 35 गीगाहर्ट्ज यहाँ पे फ्रीक्वेंसी होती है। ठीक है, दीज टू टाइप्स ऑफ दिस instruments are used generally in case of EPR, 9 gigahertz and 0.33 Tesla and 35 gigahertz to 14 Tesla। तो इसको एक को बोलते हैं एक्सबैंड, एक को बोलते हैं क्या यहाँ पे जाके क्यू बैंड। ठीक है, अब नेक्स्ट जो है आपने ये देखा होगा, you have seen that in case of this NMR, you are used for the reference, is the trimethylsilane, TMS। TMS is used for the reference। तो NMR के लिए यूज करते हैं हम रेफरेंस। केमिकल शिफ्ट जब आपको दिखाना होता है यूज इन केस ऑफ NMR, तो केमिकल शिफ्ट जब आप वहां पे बताते हो, केमिकल शिफ्ट, यू आर यूजिंग द TMS एज द रेफरेंस कंपाउंड। तो इसी तरीके से यहाँ पे जाके भी जो EPR है, EPR में रेफरेंस कंपाउंड यूज किया जाता है DPPH, याद रखिएगा। ये आज की बातें जो भी हैं वो इम्पोर्टेंट हैं और इंशाल्लाह आप जरूर याद रखेंगे इनको। DPPH का फुल फॉर्म जो है, इसका जो ये रेफरेंस है, इसका जी वैल्यू नून होता है, और इसी के जी वैल्यू नून से हम यहाँ पे जाके क्या करते हैं, बाकी जी वैल्यू कंपेयर करते हैं। जैसे TMS का आपको यहाँ पे जाके डेल्टा पता होता है, केमिकल शिफ्ट पता होता है, तो इसके कंपैरिजन में आपको बाकी वो स्केल यहाँ पे जाके बताती हो कि यहाँ पे जाके लो शील्ड होगा क्या, हाई शील्डेड होगा कि लोअर शील्डेड होगा, अप फील्ड होगा कि डाउन फील्ड होगा। तो यहाँ पे यूज करते हैं DPPH। DPPH का फुल फॉर्म क्या है? डाई फिनाइल पिक्राइल हाइड्रोजीन या हाइड्रोजाइल कैटायन। इसका जो जी वैल्यू है 2.0036 है। ठीक है, इसको ज्यादातर इसी को यूज किया जाता है, बट समटाइम्स और भी रेफरेंसेस हैं जिसको बोलते हैं पिच। पिच एक्चुअली इज नथिंग बट द चारकोल प्लस KCl, चारकोल प्लस KCl। तो इसको भी कभी कभी यूज किया जाता है, और इसका जी वैल्यू है 2.0028। डाइफिनाइल पिक्राहाइड्रोजाइल का जो स्ट्रक्चर है, याद रखिएगा क्योंकि ये पूछा जाता है, स्ट्रक्चर ऑफ DPPH का ज्यादातर पूछा जाता है। तो जो स्ट्रक्चर है DPPH का वो ये है, मैं दूसरे पेज पे बनाऊंगा स्ट्रक्चर ऑफ DPPH। पिक्रिक एसिड से है ना, पिक्रिक एसिड, ट्राइनाइट्रो है ये सब्स्टिट्यूटेड। ठीक है, अब यहाँ पे जाके ये इसका स्ट्रक्चर है, स्ट्रक्चर ऑफ DPPH का स्ट्रक्चर है डाइफिनाइल पिक्राइल हाइड्रोजीन। अब देखिए ये जो है, और यहाँ पे जाके जो नेगेटिव चार्ज है, और DPPH को ही क्यों यूज करते हैं रेफरेंस। अब आपका क्वेश्चन होगा व्हाई DPPH यूज एज ए रेफरेंस, बिकॉज द लोन पेयर ऑन द नाइट्रोजन इज इन रेजोनेंस विद द टू फिनाइल रिंग्स। ये जो यहाँ पे जाके लोन पेयर है, ये जाके रेजोनेंस में होगा यहाँ पे भी और यहाँ पे भी। ठीक है, तो ये नाइट्रोजन पे जो नाइट्रोजन, अगर आप देखेंगे नाइट्रोजन को लेंगे, फिर जाके यहाँ पे ऐसे दिखाएंगे आपको, इस तरीके से, आपको इस तरीके से दिखा दूंगा क्या होगा अंदर।
तो नाइट्रोजन अगर यहाँ पे जाके ये हम ऐसे लिखेंगे फिर ऐसे, तो ये रेजोनेंस चलता जाएगा दोनों रिंग्स में, पहले इसमें फिर इसमें। तो यहाँ पे जाके दो लोन पेयर ऑन द नाइट्रोजन, द लोन पेयर ऑन नाइट्रोजन is in resonance with two phenyl rings. Also, 3 nitro electron withdrawing groups lessens the electron density on N positive. एक तो देखिए बेटा, एक तो ये वाला जाके रेजोनेंस की वजह से इन दो फिनाइल रिंग्स में घूम रहा है, एक यहाँ पे जाके जो लोन पेयर है इस पे पॉजिटिव क्यों आए, क्योंकि ये NO2 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 ऑल द 3 आर इलेक्ट्रॉन विथड्राइंग ग्रुप्स, इसलिए जाके वो इस N पे या इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कम करते हैं, क्या करते हैं, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कम होता है। तो इसकी वजह से यहाँ पे जाके क्या होता है, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इज सो द अनपेयर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी लेसन्स देयर डज नॉट फील एनी इफेक्ट फ्रॉम द इमीडिएट एनवायरनमेंट। यहाँ पे जाके जो इसकी वजह से जो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी होती है, ठीक है, जो अनपेयर इलेक्ट्रॉन होता है, अनपेयर इलेक्ट्रॉन यहाँ पे फील नहीं करता है क्या, दिस एनवायरनमेंट का कोई भी इफेक्ट, इसलिए जाके ये फील करता है यहाँ पे जाके जो अनपेयर इलेक्ट्रॉन होता है, इसमें डाइफिनाइल पिक्राइल हाइड्रोजन में जो अनपेयर इलेक्ट्रॉन होता है वो फील करता है वो जैसे वो फ्रीली है। तो इसलिए जाके इसका जो जी वैल्यू है, जी वैल्यू जैसे मैंने आपको बता दिया कि इसका जी वैल्यू कितना है, जी वैल्यू इज इक्वल टू 2.0036 है इसका, ठीक है। तो ये वजह है कि जाके ये फिनाइल रिंग, ये वाले जो लोन पेयर है यहाँ पे जाके घूम रहा है, और ये जाके जो इस पे होगा वो यहाँ पे इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप की वजह से इधर जाता है, ठीक है। तो डाइफिनाइल पिक्राइल हाइड्रोजन के केस में जाके यूज किया जाता है ये एज ए रेफरेंस कंपाउंड इन ईपीआर, ठीक है। अब यहाँ पे जाके आप बहुत सारे क्वेश्चन कर सकते हो, जैसे मैंने आपको पहले ही बोला था कि ईपीआर एक्टिव कौन सा है, डिटरमाइन द फॉलोइंग विद ईपीआर एक्टिव और नॉट। मैंने बोला था H2 के लिए लिखो क्या H2 ईपीआर एक्टिव है कि नहीं, मैंने बोला था B2 के लिए लिखो, वो आप कीजिए और मुझे सेंड कीजिए। जैसे H है, यहाँ पे जाके एक इलेक्ट्रॉन, तो यहाँ पे जाके 2, तो ये जाके जैसे ईपीआर इनएक्टिव। इसी तरीके से B2 के लिए कर सकते हो, इसी तरीके से आप O2 के लिए कर सकते हो, ठीक है। तो ये जाके कीजिए और मुझे बताइएगा आपने क्या क्या किया। तो आज के लिए इतना ही, इंशाल्लाह कल का जो मैं लेक्चर लूंगा उसमें और बातें होंगी रिगार्डिंग दिस ईपीआर में कैसे हाइपर फाइन सुपरहीटिंग कैसे होती है, उसके एग्जांपल्स बताऊंगा। तो जो नेक्स्ट लेक्चर होगा वो होगा बहुत बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होगा, ठीक है। और दूसरा क्वेश्चन आप बताइएगा कि मतलब H2 को अगर आपको IR एक्टिव बनाना हो तो आपको क्या करना होगा, ठीक है। तो फिर मैं आपको इसमें जाके सुपरहीटिंग पैटर्न जो है कैसे इंटरेक्शन करता है वो इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में होगा। थैंक यू सो मच।